दोस्तों, तुम लोग सिर्फ मेरी कहानी सुनते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए वीडियो पर जाने से पहले तुम सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मेरा नाम अनीता है, उम्र 33 साल। इस उम्र तक पहुंचने के बाद भी मैं अविवाहित हूँ। आईने के सामने खड़ी होकर जब मैं अपने प्रतिबिंब को देखती हूँ तो खुद ही हैरान रह जाती हूँ, समय की धारा मुझे इतनी दूर बहा लाई है। कभी कभी खुद ही सोच में पड़ जाती हूँ कि मैं अब तक क्या कर पाई। मेरा सपना था कि मेरा एक सुंदर परिवार होगा, पति और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जीऊंगी, लेकिन वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। इसका कारण बहुत साधारण था, लेकिन बेहद कठिन। मेरे पिता नहीं थे, माँ और छोटी बहन को लेकर ही हमारा छोटा सा परिवार था। मैं ही उस परिवार की एकमात्र सहारा थी। एक छोटी सी कंपनी में मामूली नौकरी करके मैं बीमार माँ का इलाज करवाती थी और बहन की पढ़ाई का खर्च उठाती थी। अपने बारे में या अपनी शादी के बारे में सोचने का तो वक्त ही नहीं मिला। जब मेरी शादी की उम्र थी, तब मैं घर परिवार संभालने में इतनी व्यस्त थी कि अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पाई। सोचा था थोड़ा मन हल्का हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, फिर अपने बारे में सोचूंगी। लेकिन समय तो किसी के लिए रुकता नहीं। माँ हमेशा कहती थी, पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जा, फिर अपने बारे में सोचना। पर वक्त निकल गया और एक एक कर मेरे सभी परिचित, दोस्त, सहेलियां सबकी शादी हो गई, सबने अपना घर परिवार बसा लिया। मेरी छोटी बहन ने भी एस.सी. पास करके कॉलेज में दाखिला ले लिया। अचरज की बात ये थी कि जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता, लड़के वाले मुझे देखने के बाद मेरी बहन को ज्यादा पसंद करते। कहते, बड़ी लड़की की तो उम्र निकल गई है। उनके ये शब्द तीर की तरह मेरे सीने में चुभते थे। आखिरकार मैंने निश्चय कर लिया, अब मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने अपनी बहन के लिए एक अच्छा लड़का देखा, उसकी शादी कर दी। अब वो अपने ससुराल में बहुत खुश है। अब इस घर में मैं और मेरी बीमार माँ ही रहते हैं। मेरा जीवन एकदम एकरस और नीरस हो गया था, लेकिन मेरे चचेरे बड़े भाई का बेटा, वही मेरी जिंदगी की एकमात्र खुशी बन गया। वह मुझे काकी माँ कहकर बुलाता है और मैं उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती हूँ। सोचा भी नहीं था कि यही रिश्ता एक दिन मेरे दिल को इतनी गहराई से छू जाएगा। अपने बेटे की तरह ही मैं उसे प्यार करती थी और मन में सोचती थी कि इसी भतीजे को अपने जीवन का सहारा बनाकर बाकी जिंदगी शांति से काट दूंगी। एक दिन ईशान कॉलेज से लौटकर मेरे कमरे में आकर बैठ गया। मैं उस वक्त एक किताब पढ़ रही थी। अचानक उसने कहा, काकी माँ, आप अब भी बहुत जीवंत लगती हैं। आपकी उम्र 33 साल है, लेकिन आपको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। पर आपकी शादी अब तक क्यों नहीं हुई? उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मैं चौंक उठी। थोड़ी संभल कर बोली, क्या बातें कर रहा है तू? जा पहले फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। ईशान ने मेरी हालत भांप ली और फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका वो सवाल मेरे मन में गूंजता रहा, बार बार, जैसे नींद ही उड़ गई हो। अगले दिन भोर में जो हुआ, वो मेरे जीवन की दिशा ही बदल देने वाला पल था। शुक्रवार को मेरा ऑफिस बंद था। दोपहर के बाद मैं बरामदे में बैठकर माँ के लिए स्वेटर बुन रही थी। उसी वक्त ईशान अपने एक दोस्त के साथ घर में दाखिल हुआ। वो लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लंबा, सांवला रंग, चेहरे पर गहरी समझ और बुद्धिमत्ता झलक रही थी। ईशान ने परिचय करवाया, काकी माँ, ये मेरा दोस्त दीपक है, हम दोनों साथ में पढ़ते हैं। मैं मुस्कुराकर बोली, अरे अच्छा, अंदर आओ बेटा। दीपक ने मेरी ओर देखते हुए नमस्कार किया और बोला, कैसी हैं काकी माँ? उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। मैं हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ बेटा, ठीक हूँ। तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। जब मैं रसोई घर की ओर चाय बनाने जा रही थी, तभी दीपक की कही एक बात मेरे कानों में पड़ी। वो धीरे से ईशान से फुसफुसा कर कह रहा था, दोस्त, तेरी काकी को देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि उनकी उम्र इतनी है। ऐसा लगता है जैसे हमारे कॉलेज की किसी टीचर को देख रहे हों। उसकी ये बात सुनकर मैं ठिठक गई। एक अजनबी लड़के के मुंह से अपने लिए ऐसी तारीफ सुनकर मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। क्या ये सचमुच सिर्फ प्रशंसा थी, न कि इसके पीछे कोई और इरादा छिपा था? मैंने जल्दी से खुद को संभाला,
चाय का पानी चढ़ाया, लेकिन मन में एक शक की सुई जैसे चुभने लगी। क्या इस लड़के का आना मेरे शांत जीवन में किसी नए तूफान की आहट है? उस दिन के बाद से मैंने एक अजीब बदलाव महसूस किया। दीपक अब अक्सर हमारे घर आने लगा। पहले वही ईशान के साथ आता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अकेले आना शुरू कर दिया, खासकर तब जब ईशान घर पर नहीं होता था। एक दिन शाम के वक्त मैं छत पर कपड़े लेने गई। अचानक मैंने देखा दीपक मेरे घर के गेट के सामने खड़ा है। मुझे देखते ही वो हल्के से मुस्कुराया। मैं हैरान होकर पूछ बैठी, दीपक तुम यहाँ? ईशान तो घर पर नहीं है। दीपक ने बहुत सहज भाव से उत्तर दिया, जानता हूँ काकी माँ, मैं दरअसल आपसे थोड़ी बातें करने आया था। उसकी ये बात सुनकर मैं जैसे आसमान से गिरी। मैंने कड़े स्वर में कहा, मेरे साथ बातें? क्यों? तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। घर जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरी बात सुनकर दीपक थोड़ा झेप गया, नीचे नज़र झुकाकर मुस्कुराया और बोला, नहीं काकी माँ, बस यूं ही चला आया था। अच्छा अब चलता हूँ। वो उदास सा चेहरा लिए लौट गया, पर मेरे मन के भीतर शंका के बादल और गहरे हो गए। एक कम उम्र का लड़का बार बार मुझसे बातें करना क्यों चाहता है? उसका असली उद्देश्य क्या है? इस घटना के बाद कई दिनों तक दीपक नजर नहीं आया। मैं लगभग उसे भूल ही गई थी। लेकिन एक दिन जब मैं रसोई में खाना बना रही थी, अचानक रसोई के दरवाजे पर किसी की परछाई दिखी। मैं चौंक उठी। मैंने मुड़कर देखा, दीपक वहां खड़ा है, बिल्कुल चुपचाप। वो कब घर के अंदर आ गया, मैं जान ही नहीं पाई। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। थोड़ी घबराहट में मैंने पूछा, तुम ऐसे बिना बताए घर के अंदर कैसे आ गए, दीपक? लेकिन वह जरा भी नहीं घबराया। शांत स्वर में बोला, ईशान के पास आया था, सोचा वह घर पर ही है। मैंने गुस्से में कहा, ईशान घर पर नहीं है, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। सच सच बताओ, तुम बार बार मेरे घर क्यों आते हो? तुम्हारा इरादा क्या है? मेरी कठोर आवाज सुनकर भी दीपक जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह सीधे मेरी आंखों में देखकर बोला, आप मुझे गलत समझ रही हैं, काकी माँ। मैं सच में ईशान से मिलने आया था। मुझे कैसे पता होता कि वह घर पर नहीं है? उसकी नज़रें मेरी नज़रों से मिली। उन आंखों में क्या था, मैं समझ नहीं पाई। कुछ ऐसा जो मेरे मन को असहज भी कर रहा था और किसी अजीब सी भावनाओं में बांध भी रहा था। फिर बिना कुछ कहे दीपक तेज कदमों से घर से बाहर चला गया। मैं कुछ पल वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। उसकी आंखों में जैसे कोई रहस्य छिपा था, कोई गूढ़ बात जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। मन में बार बार एक ही विचार घूमने लगा, ये लड़का सामान्य नहीं है, उसके आने जाने के पीछे जरूर कोई उद्देश्य है, और वह उद्देश्य अच्छा नहीं लगता। मैंने ठान लिया, अब और चुप रहना ठीक नहीं, मुझे ये बात ईशान को बतानी ही होगी। अब देर करना अपने लिए खतरा मोल लेने जैसा होगा। रात भर मैं बेचैन रही। उसकी रहस्यमय नज़रों की छवि बार बार आंखों के सामने उभर आती थी। नींद टूट टूट कर भाग जाती। दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया, जैसे मैं किसी अनजाने खतरे की ओर बढ़ रही हूँ। सुबह होते ही मैंने ठान लिया, आज मैं ईशान से खुलकर बात करूंगी, सब कुछ साफ साफ कह दूंगी। लेकिन कैसे कहूँ, यही मैं सोचती रही। मैं ईशान को बहुत अच्छे दोस्त की तरह जानती थी, लेकिन अगर मैं कुछ भी कहूँ तो क्या वह मेरी बात मानेंगे या मुझे गलत समझकर कुछ और सोच लेंगे? शायद मैं बस बेकार में शक कर रही हूँ। ऐसे ही विचार करते करते दिन गुजर गया। दोपहर के बाद जब ईशान कॉलेज से लौटा, मैंने उसे अपने कमरे में रहने के लिए बुलाया। वह थोड़ी हैरानी के साथ कमरे में दाखिल हुआ, जैसे कुछ अंदाजा न हो कि वहाँ क्या होने वाला है। मैं सोच रही थी कि क्या कहूँ, तभी ईशान मेरी ओर देखते हुए पूछने लगा, क्या हुआ काकी माँ? तुम चिंता में लग रही हो, क्यों? मैं हिचकिचाते हुए बोली, मैं तुम्हारे दोस्त दीपक के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। दीपक का नाम सुनते ही ईशान का चेहरा खिल उठा। उसने कहा, दीपक? वह तो बहुत अच्छा लड़का है। क्या हुआ उसके साथ? मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, देखो, मैं जानती हूँ वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन उसका व्यवहार मुझे बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा। वो अक्सर तब आता है जब तुम घर पर नहीं होते और मेरे साथ बिना वजह बातें करने की कोशिश करता है।
वह अजीब सी बातें करता है। मैंने उसे किचन में हुई उस दिन की घटना भी विस्तार से बताई। सब सुनकर ईशान मुस्कुराने लगे और बोले, ओह काकीमा, तुम बस बेकार में चिंता कर रही हो। शायद वह तुम्हारे अंदर अपनी माँ की छाया देखता है, इसलिए तुम्हारे साथ बातें करना उसे अच्छा लगता है। ईशान की यह व्याख्या मेरे मन को शांत नहीं कर सकी। मैंने कहा, अगर वह माँ की छाया खोजता है, तो क्या वह रसोई के दरवाजे पर इस तरह चुपचाप खड़ा होगा? उसकी नज़रें ठीक नहीं हैं। मुझे लगता है कि उस लड़के का उद्देश्य सही नहीं है। ईशान थोड़े असमंजस में रह गए। उन्होंने कहा, काकी माँ, तुम उसे गलत समझ रही हो। वह ऐसा नहीं है। उसका चरित्र बहुत अच्छा है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। मैं निराश होकर बोली, मतलब तुम मेरी बात नहीं मानते? तुम उसके पक्ष में हो? ईशान निस्सहाय भाव से बोले, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। लेकिन तुम जिस तरह कह रही हो सकता है चीजें वैसी नहीं हों। ठीक है, मान लिया। मैंने कुछ समझने की कोशिश भी नहीं की कि वह यहाँ कैसे आया, कि उसने मेरे सामने ही खड़े होकर कहा, काकी माँ, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। थोड़ी घबराहट में मैंने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम मुझसे बात क्यों करना चाहते हो? मुझे तुम पर शक है। दीपक ने बिना गुस्सा किए शांत स्वर में कहा, ठीक है, आप मुझे विश्वास ही नहीं करती तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर वह धीरे धीरे वहाँ से चला गया। मेरी आंखों के सामने उसकी मुस्कान एक रहस्य और भय का मिश्रण छोड़ गई। मैंने दरवाज़ा थामकर दृढ़ स्वर में कहा, मेरे पास तुमसे कहने को कुछ नहीं है। तुम अभी तुरंत यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम पर गहरा शक है। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान मिट गई। वो कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की, आहत आवाज में बोला, ठीक है, जब आप मुझ पर भरोसा ही नहीं करती, तो अब कहने को मेरे पास भी कुछ नहीं रहा। दीपक ने जाते जाते कहा, मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन एक बात कहूँ, आपकी उम्र चाहे जितनी हो, आपको देखकर अब भी बहुत सजीव, बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये कहकर वो बिना रुके तेजी से चला गया। मैं दरवाजे का पलड़ा पकड़े कुछ देर वहीं स्तब्ध खड़ी रही। ये लड़का आखिर चाहता क्या है? एक तरफ कहता है कि मैं उसे गलत समझ रही हूँ, और दूसरी तरफ ऐसी बातें करता है जो मेरे संदेह को और भी गहरा कर देती हैं। अब मुझे लगने लगा कि यह मामला अब और चुप रहकर टाला नहीं जा सकता। दीपक के वो शब्द मेरे दिमाग में लगातार घूमते रहे, बार बार। आखिरकार मैंने ठान लिया, चाहे ईशान माने या न माने, इस बार मैं सब कुछ साफ साफ कह दूंगी। किसी बाहरी लड़के का मेरे घर में आकर मुझे इस तरह परेशान करना मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रात में जब ईशान घर लौटा, तो मैं बिना समय गंवाए सीधे उसके कमरे में चली गई। वो उस समय कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। मुझे देखकर हल्के झुंझलाहट भरे स्वर में बोला, क्या हुआ काकी माँ? फिर कुछ कहने आई हो? मैंने उसकी आवाज़ में झुंझलाहट महसूस की, पर ध्यान नहीं दिया। सामने एक कुर्सी खींचकर बैठ गई और शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में बोली, ईशान, आज दीपक फिर आया था। ईशान ने स्क्रीन से नज़र हटाकर मेरी ओर देखा। मैंने उसे दीपक के कहे हर शब्द वैसे ही दोहराकर सुनाए, जैसे उसने मुझसे कहे थे। अब ईशान के चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं उभर आईं। वह बोला, उसने तुम्हारे साथ वो बातें कहीं? मैंने सिर हिलाया, हाँ, और मैं पूरी तरह यकीन से कह सकती हूँ कि उसने ये सब जानबूझकर कहा है। उसका इरादा साफ नहीं है, ईशान। मैं चाहती हूँ तुम उसे समझाओ कि वो अब हमारे घर की चौखट न लांघे। तुम उसकी दोस्ती रख सकते हो, पर वह हमारे घर नहीं आएगा, ये तुम उसे साफ साफ कह देना। मेरी आवाज़ में इतनी दृढ़ता थी कि वो कोई विरोध नहीं कर सका। ठीक है, काकी माँ, मैं उसे समझाऊंगा, ईशान ने सिर झुकाकर कहा। ठीक है, काकी माँ, मैं उसे अब नहीं आने दूंगा। उससे यह आश्वासन पाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मन में लगा, शायद अब इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मेरी यह धारणा कितनी गलत थी, यह मुझे अगले ही पल समझ में आ गया। जब ईशान कॉलेज चले गए, मैं घर की साफ सफाई में व्यस्त थी। तभी अचानक दीपक फिर से हमारे घर में प्रवेश कर गया। उसे देखते ही मेरा खून ठंडा हो गया।
कांपते हुए मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें हमारे घर में आने से मना किया गया था, फिर तुम फिर से क्यों आए हो? दीपक ने मेरे गुस्से की परवाह किए बिना पहले से भी बेपरवाह अंदाज में मेरे करीब बढ़ते हुए कहा, ईशान ने मुझे सब कुछ बताया। तुम मुझ पर शक कर रही हो, है ना? मैंने कड़े स्वर में कहा, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? चलो अब तुरंत घर छोड़ो, ईशान घर पर नहीं है। लेकिन दीपक ने ऐसा किया कि मैं और चौंक गई। उसने पलटकर अपने मोबाइल से कुछ तोड़ दिया, जैसे मेरी बात को चुनौती दे रहा हो। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई कि उसने मेरी एक तस्वीर खींच ली। उस लड़के की उस हरकत के बाद मेरे दिमाग में तरह तरह के अजीब ख्याल आने लगे। मुझे लगने लगा कि मैं किसी अजीब और खतरनाक स्थिति का शिकार होने जा रही हूँ। मेरी शांति, मेरा सुकून, मेरा पूरा जीवन जैसे सवालों के घेरे में आ गया था। दीपक के उस दिन मेरी तस्वीर लेकर जाने के बाद से मैं एक पल के लिए भी चैन से नहीं रह पाई। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी खबर आने वाली है। अनजाने डर से मेरा गला सूख जाता था और बेचैनी बार बार बढ़ती जा रही थी। खाना, पीना, नींद, सब कुछ मेरी जिंदगी से गायब हो गया था। मैं हर समय मोबाइल फ़ोन हाथ में लिए बैठी रहती थी। ऐसा लगता था जैसे अब दीपक का फ़ोन आएगा, वो शायद मुझे फ़ोन करके कोई अजीब मांग करेगा, पैसे मांगेगा या कुछ और असहज बात कहेगा। लेकिन घंटे पर घंटे, दिन पर दिन बीतते गए, उसकी चुप्पी मेरे लिए और भी डरावनी बनती जा रही थी। मुझे लगने लगा था जैसे किसी तूफान से पहले की शांति छा गई है। मैं ये बात ईशान को भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि अगर उसे बताती तो वह शायद दीपक से झगड़ा कर बैठता और इससे हालात और भी बिगड़ सकते थे। पुलिस को बताने का भी मैं सोच नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा अगर पुलिस में रिपोर्ट करती तो मामला सबके सामने आ जाता, जो मेरे और मेरे परिवार के लिए और भी बड़ी शर्मिंदगी का कारण बनता। मैं आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, चेहरा सूख गया था। सिर्फ कुछ ही दिनों में ऐसा लग रहा था जैसे मेरी उम्र 10 साल बढ़ गई हो। जिसे सब एक शांत और समझदार औरत के रूप में जानते थे, वो अब किसी डरी सहमी, टूटी हुई औरत में बदल गई थी। एक रात अचानक मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। जैसे ही फ़ोन उठाया, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ आई, हेलो, क्या आप अनीता देवी बोल रही हैं? मैं कांपती आवाज़ में बोली, हाँ, बोल रही हूँ। आप कौन? उधर से जवाब मिला, मैं कौन हूँ, ये बात मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि आपके एक फ़ोटो मेरे पास है। मैं हक्का बक्का रह गई। आप क्या चाहते हैं? इतना ही कह पाई थी कि उस आदमी ने बिना कुछ बोले फ़ोन काट दिया। मेरे पूरे शरीर में डर समा गया, हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मुझे एहसास हो गया कि मैं एक भयानक जाल में फंस चुकी हूँ, जिससे निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा था। फ़ोन कटने के बाद मैं लंबे समय तक पत्थर की तरह वहीं बैठी रही। दिमाग काम करना बंद कर चुका था। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ मेरी इज्जत थी और दूसरी तरफ मेरी जिंदगी, दोनों ही अब चरम संकट में थे। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने तय किया कि मैं उस मंदिर में जाऊंगी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैं नहीं गई तो दीपक मेरी तस्वीर इंटरनेट पर फैला देगा, वो बदनामी मैं कभी सह नहीं पाऊंगी। मैंने ठान लिया कि अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है तो सबको सच्चाई पता चलनी चाहिए। मैंने एक चिट्ठी लिखने का फैसला किया। उसमें मैंने दीपक की सारी हरकतें, उसका तस्वीर खींचना, फ़ोन पर धमकी देना, सब कुछ विस्तार से लिखने की ठानी। मैंने लिखा कि अगर मैं लौटकर ना आऊं तो ईशान इस चिट्ठी को पुलिस के हाथ में दे दे। मैंने टेबल की दराज से एक कागज़ निकाला और कांपते हाथों से लिखना शुरू किया, जब तू ये चिट्ठी पढ़ेगा तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मुझे पता है ये पढ़कर तुझे बहुत दुख होगा, लेकिन मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं था। जिस पर तू इतना भरोसा करता था, वही मेरी इस हालत का जिम्मेदार है। वो कई दिनों से मुझे अलग अलग तरीकों से परेशान कर रहा था। मैंने तुझे सब बताया भी था, लेकिन तूने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिन पहले उसने मेरी अनजाने में तस्वीरें खींच ली,
लेकिन वो तस्वीरें क्यों ली, ये मैं तब नहीं जानती थी। अब मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ मेरे लिए कोई बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। उस रहस्य को जानने के लिए ही मैं वहाँ जा रही हूँ। अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए, तो तू टूट मत जाना। माँ का ख्याल रखना और दीपक को कभी माफ मत करना। कानून से उसका सही न्याय करवाना। तेरी काकीमाँ अनीता। चिट्ठी लिखने के बाद मेरी आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। मैंने चिट्ठी को तह करके एक लिफाफे में रखा और उसे अपनी डायरी के अंदर सावधानी से छुपा दिया, ताकि किसी की नज़र उस पर न पड़े। अगले दिन मैं बैंक गई और अपनी जमा की हुई कुछ रकम निकालकर माँ के हाथ में दे दी। मैंने कहा, माँ, इसे रखो, अगर मुझे लौटने में देर हो जाए तो काम आएगा। माँ हैरान होकर बोली, कहाँ जा रही है तू? मैंने झूठ कहा, ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। शुक्रवार की दोपहर बहुत जल्दी आ गई। पूरा दिन बेचैनी में बीता और शाम के करीब 4 बजे मैंने खुद को तैयार किया, एक सादा सलवार कमीज पहनी, मन ही मन भगवान को याद किया और फिर माँ से विदा लेकर निकल पड़ी। माँ से विदा लेकर मैं उस अनजाने मंजिल की ओर चल पड़ी। मेरे कदम तो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मेरे अंदर जैसे सब कुछ मर गया था। मुझे नहीं पता था इस रास्ते का अंत कहाँ होगा। ऑटो से उतरकर जब मैंने मंदिर को सामने देखा, तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जगह बहुत पुरानी थी, शहर के शोरगुल से काफी दूर। मंदिर का शिखर आधा टूटा हुआ था, डूबते सूरज की रोशनी में चारों ओर एक अजीब सी रहस्यमय और उदास माहौल था। मैं कांपते कदमों से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। अंदर घुसते ही देखा, चारों तरफ हल्का अंधेरा, कोई इंसान नहीं था। मेरे मन में सवाल उठा, क्या वह आदमी अब तक आया नहीं? या फिर ये सब मेरे साथ कोई डरावना मजाक था? मैं एक खंभे के पास जाकर खड़ी हो गई और इंतजार करने लगी। हर पल मुझे 1 घंटे जैसा लंबा लग रहा था। दिमाग में तरह तरह के विचार घूम रहे थे, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? क्या चाहता है वह? तभी मंदिर के दरवाजे से एक आदमी अंदर आया। उसकी उम्र 50 से ऊपर होगी, सादे कुर्ता पायजामे में था, चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में एक गहरी उदासी झलक रही थी। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने तो सोचा था कोई गुंडा या बदमाश किस्म का आदमी होगा, लेकिन ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैंने कल्पना की थी। वह मेरी ओर आया, प्रणाम करके बोला, क्या आप अनीता देवी हैं? मैं हैरान होकर सिर हिलाकर बोली, हाँ, आप कौन हैं? क्या आपने मुझे फोन किया? मेरा भतीजा दीपक। आदमी ने आराम से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, फोन किया था तुम्हारा भतीजा दीपक। दीपक का नाम सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं चिल्लाकर पूछी, कहाँ है वह? वो खतरा क्या है? उसे मेरे सामने ले आओ। वह आदमी शांति से बोला, शांत हो जाए। दीपक कोई शैतान नहीं है। उसकी तरीका गलत हो सकता है, पर उसका मकसद बुरा नहीं था। मैंने ताज्जुब से कहा, किसे आप, उसके बेटे, कह रहे हैं? कोई महान उद्देश्य, किसी महिला की तस्वीर लेकर उसे डराना क्या कोई महान उद्देश्य हो सकता है? आदमी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे यहाँ बुलाना कोई बुरा मकसद नहीं था, बल्कि एक नेक इरादा था। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे बारे में कुछ बातें जाननी होंगी। मैं चुपचाप खड़ी रही। वह बोलना शुरू किया, मेरा नाम आलोक है, मैं एक स्कूल शिक्षक हूँ। 10 साल पहले मेरी पत्नी का एक हादसे में देहांत हो गया था। तब से मैं अकेला ही जीवन बिता रहा हूँ। मेरा कोई अपना बच्चा नहीं है। दीपक मेरा बड़े भाई का बेटा है, वही मेरा सब कुछ है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह आदमी मुझे ये सब क्यों बता रहा है। आलोक बाबू आगे बोले, दीपक ने बहुत छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया। वो कई सालों से मेरे लिए एक जीवन संगिनी ढूंढ रहा था, लेकिन मेरा दोबारा शादी करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और आगे बोले, कुछ महीने पहले उसने मुझे आपके बारे में बताया, ईशान की काकी, जिसने अपने परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। आपके त्याग और संघर्ष की कहानी सुनकर मेरे मन में आपके लिए गहरी श्रद्धा और सम्मान पैदा हुआ। उन्होंने आगे कहा, दीपक ने मुझे बताया कि आप अब भी बहुत सादगी से, लेकिन हिम्मत के साथ जीवन जी रही हैं,
मैं स्तब्ध होकर आलोक बाबू की बातें सुन रही थी। मेरा मन मानो किसी तूफान में घिर गया था। वह बोले, दीपक चाहता था कि मेरी और आपकी थोड़ी पहचान हो जाए। वह सोचता था कि अगर दो अकेले इंसान जिंदगी के बाकी दिन एक दूसरे के साथ बिता सकें, तो शायद दोनों का अकेलापन कुछ कम हो जाएगा। लेकिन उसमें इतना साहस नहीं था कि यह बात सीधे आपसे कह सके। उसे डर था कि आप शायद उसकी बात का गलत मतलब निकालेंगी या उस पर भरोसा नहीं करेगी। मेरे सिर में जैसे चक्कर आने लगे। मैं जो कुछ सुन रही थी, उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आलोक बाबू आगे बोले, इसलिए उसने एक बड़ी गलती की, आपकी तस्वीर चुपके से खींच ली ताकि मुझे दिखा सके। वह आपको डराने या परेशान करने नहीं चाहता था, बस मुझे आपसे मिलाने की एक गलत कोशिश की। फिर उसी गलती को सुधारने के लिए उसने आपको फ़ोन करके यहाँ आने को कहा, ताकि मैं कम से कम एक बार आपसे सीधे बात करने का मौका पा सकूं। मेरी आंखों के सामने जैसे कोई काला पर्दा हट गया। तो ये था दीपक का असली मकसद, जिसे मैं अब तक एक बुरा, नीच इंसान समझ रही थी। असल में उसकी नीयत कुछ और ही थी। वह सच में मेरा भला ही चाहता था। मेरे मन में एक अजीब सी हलचल उठी। मेरे पांव अपने आप कांपते हुए मंदिर के फर्श पर टिक गए और मैं धीरे धीरे वहीं बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। मैं सोचने लगी, क्या मैंने एक निर्दोष लड़के को गलत समझा? अपने ही अज्ञान में मैंने उसे कितनी पीड़ा दी। मुझे अपने ऊपर भयंकर ग्लानि और घृणा महसूस हो रही थी। मैं मंदिर के फर्श पर बैठी रो रही थी, तभी दीपक अंदर आया। उसके चेहरे पर अपराधबोध और डर साफ झलक रहा था। वह मेरे सामने आकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मैंने उसकी ओर देखा। यही वह लड़का था जिसे मैं पिछले कुछ हफ्तों से दुनिया का सबसे बुरा इंसान समझती थी, जिसकी वजह से मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। लेकिन आज उसकी आंखों में मैंने जो देखा, वह था सच्चाई, सादगी और पछतावा। आलोक बाबू ने दीपक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, दीपक, तू अनिता देवी से माफी मांग। तेरी तरकीब सही नहीं थी। दीपक मेरी ओर देखकर भर्राए आवाज में बोला, काकी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको दुख देना नहीं चाहता था। मैं बस चाहता था कि आप और काका दोनों का अकेलापन थोड़ा कम हो जाए। मैंने ईशान के मुंह से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आपने जैसे अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया। दीपक बोला, मुझे लगा कि आपको भी खुश रहने का अधिकार है। लेकिन मैं ये समझ ही नहीं पाया कि मेरी हरकत से आप इतने डर जाएंगी। देखिए, मैं अभी आपके सामने ही वो तस्वीर डिलीट कर देता हूँ। उसने अपना मोबाइल निकाला और मेरे सामने ही तस्वीर डिलीट कर दी। मेरे आंसू अब थम चुके थे। मैं धीरे से उसके सामने गई और बोली, बेटा, ऐसा मत कहो। गलती तो मेरी थी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। तुम्हारे इतने अच्छे इरादे पर मैंने शक किया। मुझे तो तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। मेरी बात सुनकर दीपक के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान खिल उठी। तभी आलोक बाबू मेरी ओर देखकर बोले, अनिता देवी, मैं जानता हूँ जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। दीपक की गलती के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप राज़ी हों, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बाकी ज़िंदगी आपके साथ बिताऊँ। मैं ये वादा तो नहीं कर सकता कि आपको रानी बनाकर रखूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके हर दुख, हर अकेलेपन में मैं आपका साथी बनूंगा। मैंने धीरे धीरे आलोक बाबू की आंखों में देखा। उन आंखों में सच्चाई, सम्मान और अपनापन था। ऐसे ही किसी इंसान को तो मैं मन ही मन खोज रही थी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ हामी भर दी। इसके बाद अब कोई रुकावट नहीं रही। हमारे दोनों परिवार एक हो गए। जब ईशान को पूरी बात पता चली, वह पहले तो हैरान हुआ, लेकिन बाद में बहुत खुश हुआ। वह दीपक को गले लगाकर बोला, दोस्त, तूने जो किया, वो वाकई कमाल का है। कुछ ही दिनों में मेरी और आलोक बाबू की शादी हो गई। जो अनिता सोचती थी कि उसकी जिंदगी में अब कभी बसंत नहीं आएगा, उसकी जिंदगी में फिर से प्यार के फूल खिल उठे। मैंने अपनी माँ की रजामंदी से यह नया जीवन शुरू किया। दीपक की थोड़ी सी मूर्खता भरी लेकिन नेक नीयत ने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हम केवल किसी के बाहरी व्यवहार को देखकर उसका आकलन कर लेते हैं, बिना ये जाने कि उस व्यवहार के पीछे असली वजह क्या है। हर इंसान के काम के पीछे कोई न कोई कारण होता है।
उस कारण को जाने बिना किसी को गलत समझना या उस पर शक करना उचित नहीं है। दीपक की पद्धति शायद गलत थी, लेकिन उसका उद्देश्य सच्चा और नेक था। इस दुनिया में अच्छे लोग हमेशा आसान रास्तों पर नहीं चलते, पर उनके इरादे हमेशा सुंदर और सच्चे होते हैं। इसलिए हमें किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले धैर्य रखकर पूरी बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कई बार गलतफहमी के पीछे ही जीवन का सबसे बड़ा सच छिपा होता है।